Hello, Moksha. Namaste. Jai Shri Ram. I tried a new thing for you based on your queries. Okay. So पहली चीज जो आपने हमसे कही बताने के लिए वो थी एटम्स. ठीक है. तो एटम को समझाने से पहले मैं एक डिफरेंट सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ कि जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में एटम्स का मतलब क्या है, मतलब क्या सिनेरियो है. ठीक है. सपोज करो आईएएस बन गए, बड़े होकर बड़ा घर बनाने का मन किया. ठीक है. तो बड़ा घर बनाने के लिए जो सबसे छोटी चीज की रिक्वायरमेंट होगी या जो बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी ब्रिक्स. ब्रिक्स, एक ब्रिक्स को जोड़ा, दो ब्रिक्स को जोड़ा, तीन ब्रिक्स को जोड़ा. ठीक है. उनके ऊपर और ब्रिक्स को जोड़ा, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स जोड़ी, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स जोड़ी. तो ब्रिक्स को जोड़ के क्या बन गई, एक दीवार बन गई. और दीवारों को जोड़ के क्या बना, कमरा बन गया, लैंटर डाल दिया, छत बन गया. ऐसे ऐसे करते करते हमारा एक पूरा बड़ा हाउस बन गया. ठीक है. लेकिन जो बेसिक चीज थी या रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, ब्रिक. ठीक है, यानी ईंट. ठीक है. अब दूसरी बात क्या रही, देखो बॉडी में क्या होता है, सेल्स. सबसे हम कहते हैं कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. तो सेल्स को हम मिला देते हैं, काफी सारे सेल्स को मिला के एक टिश्यू बन जाता है. टिश्यूज को मिला दे तो एक ऑर्गेनल बन जाता है. ऑर्गेनल को बना दे, मिला दे तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, और ऑर्गन्स को मिला दे तो पूरा ह्यूमन बन जाता है. लेकिन जो पूरे ह्यूमन को बनाने में जो बेसिक यूनिट की जो रिक्वायरमेंट थी या जो बेसिक यूनिट थी उसको हम कहते हैं सेल. ठीक है. अब आपका प्यारा सा नाम ले लेते हैं, वेरी स्वीट एंड लवली नेम, मिष्टी. ठीक है. ठीक. अब ये क्या है, बेसिकली इस पूरे वर्ड को बनाने में हमने ये अल्फाबेट्स यूज करे. तो यहां पर मिष्टी ले लो, मोक्षा ले लो, टिनी ले लो, तो यहां पर सारे वर्ड्स बनाने में जो बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अल्फाबेट्स. आपने वेरियस अल्फाबेट्स को लिया, उसको वेरियस पैटर्न्स पे अरेंज किया, आगे पीछे करके कोई नाम लिखा और एक ब्यूटीफुल नेम आपके सामने बन गया. ठीक है. तो उससे हमने क्या देखा कि हर एक चीज को बनाने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट की या बेसिक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, एक बेसिक यूनिट एग्जिस्ट करती है. उसी तरह एटम्स को हम पार्टिकल्स की भाषा में, सब्सटेंस की भाषा में, साइंस की भाषा में कहते हैं कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस. एटम्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस. फंडामेंटल मींस बेसिक. हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. जितने भी पार्टिकल्स इसमें बने हैं बॉडी में, चाहे आपकी कुर्सी हो, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हम, तो सबकी जो बेसिक यूनिट है ना वो क्या है हमारे पास, वो है एटम्स. ठीक है. एटम से बेसिक कुछ नहीं है. तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है. बेसिक डेफिनेशन आप देख लेंगे, वो आपको कहीं भी मिल जाएगी. ठीक है. एटम्स आर द एक्चुअली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल. फिर आपने पूछा कि इलेक्ट्रॉन, एक मैं लिख लेता हूं ताकि आप इजीली समझ पाए. ये क्या हो गया, एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, यानी इससे स्मॉलेस्ट यूनिट तो कुछ भी नहीं है. लेकिन जब हम इस एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो ये भी एटम तीन चीजों में सब डिवाइडेड हो जाता है. यस, दे आर सब पार्टिकल्स ऑफ दिस. ठीक है. इसके एटम को स्ट्रक्चर को समझने के लिए तो बेसिकली ये मान लो एटम है मेरे पास. ठीक है. ये एक स्ट्रक्चर, या आई थिंक इट विल बी नॉट क्लियर या बनाते हैं. ठीक है. अब आपने फिर उससे पूछा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या पढ़ा, आपने सब रखा होगा, मैं एक बेसिक आपका रिवीजन करा रहा हूं. ठीक है. तो अब मान लो ये आ गया आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर. ठीक है. इस जैसे हमारे अंदर हार्ट होता है. ठीक है. तो यहां पर एटम्स के अंदर क्या होगा, एक तरीके से एक न्यूक्लियस होगा, यानी एक सेंटर पे एक पार्टिकल होगा, छोटा होता है, मैंने तो बड़ा बना दिया. इसको हम बोलते हैं कि ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है. इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. ये मान लो मैंने ऑर्बिट बना दी और यहां पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा. तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सन अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिटल पाथ पे चक्कर लगाती है, मून अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिटल पाथ में चक्कर लगाता है. उसी तरह ये सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं, यानी रिवॉल्व होते रहते हैं. ठीक है. थोड़ा हिंदी इंग्लिश का देख लेना. अब एटम को शायद अणु कहते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नो आइडिया. ठीक है. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. यानी ये तो समझ में आ गया ये कैसा पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. ठीक.
अब ये जो न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स लाई करते हैं। क्या? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी ये जो हमने न्यूक्लियस बनाया तो यहां पर प्रोटॉन्स होंगे और यहां पर न्यूट्रॉन्स होंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज बताया क्या? नेगेटिव। प्रोटॉन पे हमने चार्ज बताया पॉजिटिव, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, ये बेसिक चीज है। एज सच पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि यहां पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो यानी मैं कहूं कि अगर 5 प्रोटॉन है एक पर्टिकुलर एटम में तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम प्यारा सा, कार्बन। सबसे बेसिक एग्जांपल आता है कार्बन। अच्छा, इस एटम को डिनोट कैसे करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशंस में, कि मान लो मेरे पास कोई एटम है X, ठीक है। तो यहां पर मैं उसका डिनोट करूंगा एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक। और यहां पर मैं उसका डिनोट करूंगा A, ये क्या है? आपका मास नंबर, ठीक है। अब ये जो मास नंबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, मास नंबर, ये सारा रेडियो एक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट इसके आसपास घूमता है, तो जब आप वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मास नंबर है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। हाँ, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस में लाई करते हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें लाई करते हैं, उनको हम टोटल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है मास नंबर, और वो यही है ये मास नंबर, ठीक है। ये चीज आता है। अब देखो कार्बन है, ठीक है। कार्बन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाँ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 उसका वो आ गया, हीलियम में 2 होते हैं तो 2 हो गया, फिर उसके बाद लिथियम में 3 होते हैं तो 3 उसका एटॉमिक नंबर आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे उनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिसिटी हमने ऑर्डर कर रखी है, ठीक है। अब यहां पर हमने कार्बन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो कार्बन का क्या है? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 यहां आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है, देखो मास नंबर निकालना है तो मास नंबर कैसे निकलेगा? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 ही प्रोटॉन्स होंगे, और क्योंकि इसमें 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं तो इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ आपका मास नंबर आ जाएगा 12। तो दैट्स व्हाई ये C612 आपका ये आ जाता है, ठीक। ऐसे ऑक्सीजन का अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, तो भैया हमारा ऑक्सीजन में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 8 ये आ गया, ऑक्सीजन का ये पूरा एटम है, और यहां पर आ जाता है आपका 16, ठीक है। 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 8 और 16, इस तरीके से हम ऑक्सीजन एटम को लिखते हैं। अब फिर आपने पूछा आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। कार्बन समझ में आ गया, मास नंबर भी समझ में आ गया होगा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली देखो, यही कार्बन में एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। सपोज करो ये मास नंबर क्या है? मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। अभी इस कार्बन में 12 मास नंबर कितना है? 12, और प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 6। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है 6-6, ठीक है। अब अगर ये न्यूट्रॉन की संख्या इस न्यूक्लियस में 6 की जगह 8 हो जाए, यानी अब ये हो गया 6 + 8, तो यहां पर मास नंबर कितना बन जाएगा? यहां पर मास नंबर बन जाएगा आपका 14। तो यानी ये जो अब हमने C612 लिखा था, ये आपका बन गया C614। ये जो चीज कहलाती है इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स, यानी द पार्टिकल्स या द कंपाउंड हैविंग सेम मास नंबर बट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यही चीज को हम कहते हैं आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स का अपोजिट होता है आइसोबार, यानी ऐसे पार्टिकल जिनका मास नंबर सेम होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, उनको हम कहते हैं आइसोबार, ठीक है। ये बेसिक चीज मैंने आपको बताई है जो आपने पूछा था। बाकी एक यूटोरियम और पूछा था, तो हम नहीं जानते ये यूटोरियम क्या चीज है, ठीक है, ठीक। तो अब उसके बाद देखो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट समझो। इस दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है,
ठीक है, पहला होता है जॉब चाहिए, बढ़िया सी वो चाहिए, कैरियर बनना चाहिए, पढ़ाई अच्छी करेंगे, स्टेबिलिटी आई, शादी कर लेंगे, स्टेबिलिटी, पर ये स्टेबिलिटी आती नहीं है। ऐसे यहाँ पर इसका हाल है, इसको क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियस को स्टेबल चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियस पार्टिकल्स होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को ब्रेक कर देते हैं लाइटर न्यूक्लियस में। जैसे कि मान लो यही हमने न्यूक्लियस का एग्जांपल लिया जिसमें प्रोटॉन 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 थे, न्यूट्रॉन 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 थे। हमने आइसोटोप से देख लिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मिसमैच हो सकती है। अगर ये मिसमैच हो जाती है या और कोई कारण बन जाता है, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक, तो स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये अपने आप को स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक कर देगा। स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक करेगा, यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेइंग। और ये रेडियो एक्टिव अगर पार्टिकल हो तो यहां पर हो गया हमारे पास रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिकेइंग। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिकेइंग। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां मान लो यूरेनियम है, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल, यूरेनियम 92 है और ये 230, नंबर्स मुझे याद नहीं रहते इसलिए लिखने पड़ते हैं, 230 है। यहां पर डीके हो गया। यूरेनियम था बहुत भारी भरकम एलिमेंट, इस भैया को चाहिए स्टेबिलिटी। इन्होंने कहा ठीक है भैया कुछ चीजें निकाल दो, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो होता क्या है, ये यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, और क्योंकि ये अल्फा डीके का प्रोसेस, अच्छा डीके भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, तो बेसिक बता रहा हूं बस, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा डीके में क्या होता है कि अगर मान लो कोई ये एक्स एटम है मेरे पास और ये उसका एटॉमिक नंबर है, ये है, अल्फा डीके में क्या होगा, ये जेड में से 2 आप घटा दोगे और ए में से 4 आप घटा दोगे, ठीक है, डन। जेड में से 2, ए में से 4, तो ऐसे अल्फा डीके कहलाते हैं इस तरीके के। ऐसे बीटा डीके होता है, उसमें एक एक घटता है और मास नंबर सेम रहता है, पर वो भी मैंने उसमें नहीं पूछा आपने, नहीं तो हम बता देते। ठीक है, तो ये आपका मान लो 2 यहां से घटेगा 90, 4 वहां से घटेगा 236, आई थिंक आई एम राइट, ओह 234, सॉरी 234 थोरियम प्लस यहां पर 2 हीलियम 4, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और प्लस आपका मिल जाती है आपको एनर्जी, जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जो ये उसकी स्टेबिलिटी का कारण नहीं बन पा रही थी, और भूल जाओ से क्या करना, तो एनर्जी मिल गई यहाँ पर। और बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यूरेनियम ने अपने आप को चेंज कर दिया थोरियम में, और इसी तरीके की डिकेइंग को हम कहते हैं कि ये है हमारी रेडियो एक्टिव डिकेइंग। ओके, लॉज होते हैं इसके अंदर, कुछ बेसिक लॉज होते हैं, वो आप पढ़ लो कि मतलब जो dN/dt होता है कि रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सैंपल। जितना सब्सटेंस पार्टिकल में प्रेजेंट होगा इनिशियल स्टेट में, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये रेट ऑफ डीके। मान लो 20 ग्राम प्रेजेंट हुआ तो ये 20 ग्राम के प्रोपोर्शनल होगा, 40 ग्राम प्रेजेंट हुआ 40 ग्राम के प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें हटाना पड़ता है, तो यहां पर आ जाता है माइनस का लैम्डा n इज इक्वल्स टू dN/dt। ये आपका डीके लो है, ये डीके कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि आपका डीके हो रहा है, यानी डिक्रीज होगा सैंपल, ठीक है, तो नेगेटिव साइन तो आएगा, डिक्रीजिंग है, इंक्रीज होगा पॉजिटिव आता, सिंपल। अच्छा, अब न्यूक्लियर एनर्जी की एक बेसिकली था, यानी नाभिकीय ऊर्जा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी में इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। हमारे लिए थोड़े अब हिंदी के शब्द बोलने भारी हो गए, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा आपकी। तो होता क्या है इसमें, बेसिक आइडिया बता रहे कि न्यूक्लियर एनर्जी, यानी हमें एनर्जी चाहिए वो भी न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी समथिंग, हम एनर्जी को फाउंड आउट कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं किसी तरीके से न्यूक्लियस से। होता क्या है, यार न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नाभिकीय ऊर्जा, ये 2 तरीके की होती है, आप हिंदी वर्ड देख लीजिएगा। एक हो गया आपका न्यूक्लियर फिशन, ठीक, एक हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक हैवी, मान लो ये यूरेनियम का हम एग्जांपल लेते हैं, एक हैवी यूरेनियम का हमने वो ले लिया एग्जांपल। इस यूरेनियम को हम एक न्यूट्रॉन से, वही जो न्यूक्लियस के अंदर था, कोई दूसरे न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराते हैं, ठीक है। मैं पूरी रिएक्शन लिख के समझाता हूं, ठीक है। ये मान लो 238 92, ये इतना भारी भरकम मेरे पास यूरेनियम था, हमने इसको सिर्फ एक न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता तो मास नंबर 0, केवल एक प्रोटॉन, या प्रोटॉन तो नहीं कहेंगे, एक पार्टिकल होता है, ठीक है, ये आ गया 1 and 0, इससे बॉम्बार्ड करा दिया। अब देखो क्या होगा, इससे बॉम्बार्ड करा के हमारे पास मिल जाता है एक बेरियम मिल जाता है हमको 56 139 का, प्लस 36 क्रिप्टन मिल जाता है
94 और प्लस 3 न्यूटन और मिल जाते हैं अलग से। 1 न्यूटन ब्रोमबार्ड कराया था इसमें, 3 न्यूटन अलग से मिल रहे हैं, देख रहे हैं। और प्लस हमारे को ढेर सारी एनर्जी मिल जाती है, ढेर सारी एनर्जी। ये ढेर सारी एनर्जी लगभग हमारी 200 से 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एग्जांपल और एनालिसिस के लिए बता दूं कि लगभग ये 1 केजी यूज करते हैं, 1 केजी जो ये आपका यूरेनियम 235 है ये वाला, इससे जो एनर्जी मिलती है वो आपकी 2500 टन, 2500 टन, आई थिंक 1 टन में 100 केजी होते हैं, 2500 टन कोल के बराबर होती है। सोचो 1 यूरेनियम आपने बर्न कर दिया, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आपके 2500 टन कोले को जलाकर उतनी एनर्जी मिलेगी। तो सोचो कि ये यूरेनियम या ये न्यूक्लियर एनर्जी कितनी एफिशिएंट हो सकती है हमारे लिए। और ये जो प्रोसेस जहां होता है, जहां ये रिएक्शन होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। वो जो बड़ी बड़ी सी चिमनीज ऐसे लगी हुई दिखती है, वो वास्तव में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। उसमें ये रिएक्शंस होती है, इससे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो जो पानी उसके अंदर होता है वो तुरंत भाप में बदलना शुरू होता है, और फिर वहां से शायद टर्बाइंस आगे घूमना शुरू हो जाती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। बेसिकली हीट से हम पानी, वहां पर वाटर जो भी अवेलेबल होता है वो गर्म होता है, तुरंत फ्लो होता है, टर्बाइंस घूमती हैं, तो आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उस मशीनरी को या उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूज होते हैं। अब देखो भाई, हैवी न्यूक्लियर स्मॉल न्यूक्लियर में जा रहा है। अब होता क्या है, जो स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं, मान लो ये है, ये है, ये है, 2-3 स्मॉलर न्यूक्लियर मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियर बना देते हैं और एनर्जी बना देते हैं। सेम इसका उल्टा, हैवी टूटा स्मॉल में, स्मॉल जुड़ गए, बना दिया एक बड़े में, कोलैबोरेशन कर लिया, इन शॉर्ट कोलैबोरेशन, ठीक है, उसमें कर लिया तो यहां वो बन गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और बस आपने हमसे यही पूछा था, हमने बता दिया। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी। थैंक यू।